हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और हमारी इंडियन पॉलिटी में हमारी जो सीरीज चल रही थी राष्ट्रपति के प्रावधान हमने कंप्लीट कर लिए थे। 5 पार्ट हमने राष्ट्रपति के दिए, वो आपने उसको अच्छे से देखा और आपने जो सुझाव, आपने जो मांग करी उसके अकॉर्डिंग हम लोग गए। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं राष्ट्रपति के अधीन जो चलने वाला था। उसमें जो हमारे जो वीडियो चल रहे हैं, हमारी जो यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है मेगा एजुकेशन, आप लोग सब लोग उसे सराह रहे हैं, देख रहे हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मेगा एजुकेशन के नाम से, जयसराम सर के नाम से आप लोग उसको देख सकते हैं, खोज सकते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। हम बात कर रहे थे कि इंडियन पॉलिटी में हम जो ये यूट्यूब पर जो क्लास लेकर आए हैं, उन क्लासों के पीछे जैसे आप देखें, कोरोना जो था जब स्टार्ट हुआ था तो हमें ये पता नहीं था कि कितने समय तक चलेगा। उस समय यूं था कि 15-20 दिन या 1 महीने में सब ठीक हो जाएगा, हम लोग वापस बैक हो जाएंगे ऑफलाइन क्लासों में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब लग रहा है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। इन सब चीजों के बीच में हम देख रहे हैं कि आज आप लोग घर में बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है एजुकेशन प्रभावित हुआ है। एजुकेशन में बच्चे लोग, कंपटीटर, टीचर्स, कोचिंग संस्थान, इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और शायद इसकी भरपाई करने में हमें बहुत सारा समय लगेगा। इसलिए हमने जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, इन ऑनलाइन क्लासों के जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग अपडेट हो सकें, घर पे रह के कुछ सीख सकें, और आप ऐसा कर भी रहे हैं। तो आप लोग जो YouTube पे जो अनर्गल चीजें आप लोग देख रहे हैं, उन चीजों को छोड़कर आप लोग कंपटीशन बेस्ड की ऐसी चीजों को देखें जिससे आपको लाभ हो। आशा की जाती है कि कुछ ही समय बाद में सब चीजें सामान्य हो जाएं और हम लोग फिर से ऑफलाइन क्लासों में जुड़ सकें। आते हैं हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति में आज हम राष्ट्रपति की पावर्स, राष्ट्रपति की शक्तियां लेकर आए। और राष्ट्रपति की शक्तियों को सामान्य 2 भागों में बांटा गया है। सामान्यकालीन शक्तियां और या आप लोग कह सकते हैं शांतिकालीन शक्तियां, और दूसरा आपातकालीन शक्तियां या संकटकालीन शक्तियां। देखिए, राष्ट्रपति की जो पावर है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति को हमने पढ़ा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 52 कहता है, 53 ये कहता है कि सारी शक्तियां, संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। इसका मतलब देश का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। इसका मतलब उसके पास में पावर तो है। तो वो पावर कौन कौन से है? तो सामान्यकालीन शक्तियां जो गवर्नमेंट काम में लेती है, वो आए दिन जो काम में ले रही, तो सामान्यकालीन, शांतिकालीन, जब शांति चल रही है उस समय, उसको हमने एक पार्ट में बांटा है जिसमें विधायी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, वो इसमें आ जाएंगी। एक आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान भी किया गया है राष्ट्रपति के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है और अचानक से देश के सामने संकट आ गया। तो इस संकट के लिए भी हमारे देश में हमारा जो संविधान है उसका भाग 18 ये उल्लेखित करता है कि राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। जर्मनी से प्रभावित, जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल का प्रावधान उठाया, हमारे संविधान में उसको ग्रहण किया गया जर्मनी से। भाग 18 है, क्योंकि 18 की एज जो है इस तरह से जोड़े, आपातकालीन जैसी ही एक क्या आती है, उग्रता आती है उसमें 18 की उम्र में। तो भाग 18 में इसका प्रावधान है। जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने इसको प्रभावित किया है। संकटकालीन शक्तियां क्या है, आपातकालीन शक्तियां क्या है? असामान्य परिस्थितियों में, जैसे देश में असामान्य परिस्थितियां हो जाए, ऐसी स्थिति में देश की एकता और अखंडता को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति, जो कि शपथी संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, जनता के कल्याण की शपथ लेता है, ऐसी स्थिति में वह अपनी इन पावर्स का यूज करके देश में शांति स्थापित करेगा। यही आपातकालीन शक्ति है। आपातकाल कब भी आ सकता है, कोई पता नहीं है, इसलिए पहले से भाग 18 में ये हमने प्रावधान डाल दिए गए
कि राष्ट्रपति जब इस तरह की, जैसे मान लीजिए आप आज आप लोग देख रहे हैं, जैसे तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अभी कोरोना में क्या राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है? या कर सकता है, लेकिन उसके लिए हम लोग वित्तीय आपात पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जो चोट मारी गई है वो हमारी अर्थव्यवस्था पे, बेरोजगारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, तो वित्तीय आपातकाल की संभावनाएं बन रही है। अगर इसी तरह से चलता है तो कर सकता है। इसके अलावा कौन कौन से प्रोविजन है जिसके तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, ये हम लोग व्याख्या से पढ़ेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें क्लास के साथ में। तो देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो आपातकालीन शक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। जैसे आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन के तहत इसको लिया जा सकता है आपातकालीन शक्तियों को। और इसमें कितनी स्थितियां बनती हैं, कितनी स्थितियां हैं, कितनी स्थितियां या कितने प्रकार की आपातकाल की बात करी गई है। तो कितने प्रकार के आपातकाल की बात की, तो पहला लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 352, दूसरा लेते हैं अनुच्छेद 356 और तीसरा लेते हैं हम अनुच्छेद 360। एक एक को देखिए आप। आर्टिकल 352 को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपात, दूसरे को हम बोलते हैं राज्य आपात और तीसरे को वित्तीय आपात। अन्य नामों में ले, राज्य आपात को हम राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी हो गया, और वित्तीय आपात फाइनेंस प्रॉब्लम जब आएगी उस समय हम लोग इसका बात करेंगे। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि संविधान में तीन तरह की स्थितियां या तीन तरह की आपातकाल की बात करी गई। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात, जैसे मैंने अभी बात करी थी। तो तीन स्थितियां बनती हैं कि अब हम एक एक का उल्लेख करेंगे कि कैसी स्थितियां हैं जब हम 352 का प्रयोग करेंगे, कैसी स्थितियां आएंगी जब हम 356 का प्रयोग करेंगे, और कैसी स्थिति आएगी जब 360 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिकल 352 को लेते हैं। आर्टिकल 352 में आप लोग देखें अनुच्छेद 352, जिसको हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, सबसे पहले आप जाने कब लगेगा। कब लगेगा, कैसी स्थितियां आएंगी तब लगेगा जब तीन स्थितियां पैदा होंगी। तीन स्थितियां पैदा होंगी, तीन स्थितियां पैदा होंगी तब क्या लगेगा, राष्ट्रीय आपात लगेगा। तीन स्थितियां कौन सी होंगी, देखिए, पहली बाहरी आक्रमण, बहुत अच्छे से समझना है इनको आपको। बाहरी आक्रमण, यहां से प्रश्न बनता है। दूसरा युद्ध, युद्ध का मतलब यहां यह है या तो स्वयं युद्ध करे, भारत स्वयं युद्ध करेगा, या युद्ध में शामिल हो जाए, युद्ध में शामिल हो जाए। तीसरी बात करी गई है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। जब ये तीनों संभावनाएं बनती हैं तब देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कैसे कर सकता है, जब बाहरी आक्रमण का मतलब जैसे कोई विदेशी राष्ट्र ने हम पर आक्रमण कर दिया तो हमारे देश की एकता और अखंडता को नुकसान हो रहा है इस समय, इसलिए हम यहाँ पे जो हमारी जो सामान्य शक्तियां उससे काम चलने वाला नहीं है। अब हम लोगों को पावर बढ़ाना होगा, केंद्र को मजबूत करना होगा,
सारी शक्तियां अपने हाथ में लेनी होंगी तो भारी आक्रमण, क्योंकि पूरा देश एक होगा, उसके बाद विदेशी से जो व्यक्ति जिसने हम पे आक्रमण किया उससे लड़ाई लड़ेंगे ना, तो भारी आक्रमण हो जाए, हम पर अटैक हो जाए, तो हम लोग इस स्थिति में आर्टिकल 352 का प्रयोग करेंगे। पहला हम 352 पढ़ रहे हैं, वहां आप लोग जो दे रखा है आपने इसको हटा देना, क्योंकि आपका ध्यान यहां जा रहा है। ये भी 352 का ही प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो 352 में सबसे पहले जो बात करी गई कि जब भारी आक्रमण हो जाए या युद्ध का मतलब ये है, भारी आक्रमण और युद्ध दो शब्द हैं। या भारी आक्रमण तो कोई राष्ट्र हम पर आक्रमण होता है, युद्ध का मतलब कि जब युद्ध में हम शामिल हो जाएं, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम लोग ये वेट करते रहे कि कोई हम पर आक्रमण करेगा तभी हम लोग उस पर आक्रमण करेंगे। स्थितियां कई बार इस तरह की पैदा हो जाती है कि हमारी संप्रभुता को खतरा पैदा हो जाए, तो हम लोग स्वयं भी क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो सीधा सीधा लिखा हुआ स्वयं युद्ध, या ये कह सकते हो युद्ध में हम, जैसे मान लीजिए कोई 2-3-4 राष्ट्र हमारे जो पड़ोसी हैं उनके आपस में युद्ध चल रहा है और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं, तो मजबूरी में हम लोगों को युद्ध में शामिल होना पड़ सकता है। यह युद्ध शब्द यूज किया गया। एक है सहस्त्र विद्रोह। सहस्त्र विद्रोह की कहानी जो है वो हम लोग जब सहस्त्र विद्रोह आएगा उस समय हम इसकी बात करेंगे। यानी सहस्त्र विद्रोह का मतलब यहाँ ये किया गया है कि जनता शस्त्रों के साथ में सड़कों पे आ जाए या विद्रोह कर दे, तो हम लोग उस स्थिति में भी, क्योंकि हथियार लेकर अगर आप लोग रोड पे आ जाएंगे तो जनता तो बहुत है, ऐसी स्थिति में देश को नुकसान हो सकता है, देश की एकता और अखंडता को नुकसान हो सकता है, तो भी हम लोग इसको लागू कर सकते हैं। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारी आक्रमण, युद्ध और सहस्त्र विद्रोह 3 शब्द हैं आर्टिकल 352 में। आगे बात करें, यहां बात ये भी है कि इन तीनों की संभावना या तो ये हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसी संभावना हो जाए तो भी आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बाहरी आक्रमण हो गया तो दिख रहा है ना कि हाँ चीन ने हम पे आक्रमण किया, पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण किया, तो लगाना ही लगाना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि युद्ध हो, जरूरी नहीं है कि भारी आक्रमण हो, जरूरी नहीं है कि सहस्त्र विद्रोह हो। ऐसी संभावनाएं पैदा हो रही हैं, हमें जानकारी मिल रही है कि ऐसा हो सकता है, नुकसान होने वाला है हमें, तो पहले भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। तो इस शब्द का आप ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी संभावना होने पर भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आर्टिकल 352 का प्रयोग करके और आधार इनमें से ले सकता है कि लग रहा है कि भाई, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा चाइना के साथ में हमारे संबंध बिल्कुल खराब चल रहे थे इस समय घाटी में, और उस समय हमें लग रहा था कि कहीं चाइना ऐसी स्थिति बनती है तो अटैक होने वाला है। ऐसी स्थिति में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, कहां लगेगा ये आपातकाल, कहां लगेगा ये भी ध्यान रखना है। कहां लगेगा में कब लगेगा ये समझ में आया आपको। अब कहां लगेगा, कहां लगेगा में मतलब यहां यह कहा गया है कि संपूर्ण देश में या देश के किसी एक क्षेत्र में भी लग सकता है, एक क्षेत्र में लगाया जा सकता है। संपूर्ण देश या देश के किसी एक क्षेत्र में भी, पहले मूल संविधान में संपूर्ण देश था, लेकिन किसी एक क्षेत्र में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जोड़ा गया है कि किसी एक क्षेत्र, मान लीजिए प्रभावित कोई छोटा सा एरिया ही अगर हमारा प्रभावित हो रहा, पूरे देश को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, उससे काम चलने वाला है, तो किसी एक क्षेत्र में भी क्या लगाया जा सकता है कि जैसे जम्मू कश्मीर है या उसका जो इलाका उसके आसपास में, तो वहां भी इमरजेंसी लागू की जा सकती है पूरे देश को छोड़कर। राष्ट्रपति अलग प्रावधान है, इमरजेंसी अलग प्रावधान है। आर्टिकल 352 अलग है, 356 अलग है। आप ये कह सकते हैं कि 356 का प्रयोग होता है राज्यों में, लेकिन यहां ये कहा गया किसी एक क्षेत्र में भी इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। अब आप लोग देखें आगे कि ये जो है भारत में कितनी बार लगा। आर्टिकल 352 का प्रयोग
भारत में कितनी बार हुआ है, आर्टिकल 352 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट आप लोग जवाब दें। कितनी बार लगा है? 3 बार। अब तक भारत में आर्टिकल 352 जो है उसका प्रयोग जो है, इमरजेंसी जो है वो 3 बार लगी है। और कब कब लगी है यहां भी देख लें आप। सबसे पहले 1962 में आधार था बाहरी आक्रमण। 1962 में आधार क्या है? बाहरी आक्रमण। किसने किया बाहरी आक्रमण? चीनी आक्रमण। ठीक है। दूसरी बात करें हम लोग 1971, आधार क्या था? युद्ध। किसने युद्ध किया? भारत पाक युद्ध। तीसरी बात करें 1975, आधार क्या था? आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी कहां? यहां देश में ही हो रहा है आंतरिक गड़बड़ी, देश में इंटरनल गड़बड़ी है ये। देखिए यहां आपको 2 बात समझ में आ रही होगी कि हमने अभी जो बात करी थी कि 3 स्थितियां बनेंगी तब हम आर्टिकल 352 का प्रयोग करके नेशनल इमरजेंसी लागू करेंगे। पहला भारी आक्रमण था, दूसरा युद्ध था, और तीसरा हमने वहां लिखा था सशस्त्र विद्रोह। मैंने अभी आपको बताया कि आंतरिक गड़बड़ी की कहानी को लेकर हम सशस्त्र विद्रोह तक जाएंगे, उस समय उसको हम ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। इसलिए आप यहां जो मूल संविधान था उसमें एक शब्द लिखा हुआ था आंतरिक गड़बड़ी। वर्तमान में वहां शब्द जो हमने ऊपर लिखा सशस्त्र विद्रोह। तो यहां बाहरी आक्रमण पहला, तो एक एक को समझेंगे हम लोग कि पहले 1962 में भारी आक्रमण चाइना के साथ में कैसे हुआ और कौन सा वो लड़ा गया युद्ध। तो देखिए 1962 का जो युद्ध था वो भारत के लिए करारी हार लेके आया। 1962 में जो युद्ध हुआ उसमें देश आजाद होने के बाद ये पहला युद्ध था, और चीन हमारा पड़ोसी था, और ये कहते हैं कि चीन और भारत के बीच में 50 के दशक में अच्छी मित्रता थी। यहां तक कि दोस्ती के नारे लगते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। और नेहरू जी और वहां के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई अच्छे मित्र थे। ऐसे कहते हैं सीमाओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई पैरा नहीं था, आने जाने की छूट थी, और ऐसे लग रहा था कि आने वाले समय में कभी भारत चीन में युद्ध होगा ही नहीं। तो जो चीन है वो आज की तरह बड़ा ही विश्वासघाती है, और उन्होंने भारत के साथ में विश्वासघात किया। और 1962 में पीठ पर छुरा गोबा भारत करता रहा शांति, और उसने उसका दुरुपयोग किया। और 1962 में जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र था जिसको नेफा कहते थे, उस नेफा वाले क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और भारत की 38,000 वर्ग मील भूमि को हड़प लिया, दबा लिया। आज भी चाइना के पास में है। और इस युद्ध में भारत की हार हुई। जो नेहरू का जो नेतृत्व था उसकी आलोचना हुई कि हम लोग, हमारे जो देश था उसको समझ भी नहीं पाया चाइना को, और चाइना ने हमारे साथ विश्वासघात किया और 38,000 वर्ग मील भूमि को दबा लिया। और उस समय 1962 में पहला आपातकाल लगा, और 1965 का जो 1962 का जो आपातकाल था वो 1968 तक चला। इसके बीच में एक और युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। इसका मतलब 1965 में भी आपातकाल लगना चाहिए था, लेकिन 62 का आपातकाल लगा हुआ था जो 68 तक चला, इसलिए इसको एक ही गिनेंगे हम लोग। बीच में एक युद्ध और हो गया था, और इसमें हम लोगों ने इसको आपातकाल में नहीं लेंगे क्योंकि इस आपातकाल में ही ये आया था, तो इसलिए एक ही आपातकाल होगा। अब इसमें आप ये जाने कि इसमें भारत हारा 1965 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। ये पूछे जाते हैं प्रश्न 1962 के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री। और उस समय घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, इसलिए राष्ट्रपति तो इंपोर्टेंट होना ही होना है। तो राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। ये कहानी 1962 की शायद आपको समझ में आई होगी।
इसके बाद चलते हैं हम लोग, अगला जो आक्रमण हुआ था वो हुआ 1971 का। 1971 वाला दूसरा लेते हैं हम लोग, 1971 ये पहला हो गया 1971। इसका आधार हमने माना था युद्ध। किसने युद्ध किया? भारत पाक के बीच में युद्ध हुआ था। इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, क्योंकि आपको जानकारी है कि 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, और जब हमें आजादी मिली उससे पहले ही एक दर्दनाक हमारा विभाजन हुआ, और वो विभाजन था भारत पाक विभाजन। और भारत पाक विभाजन इतना खतरनाक था कि उस विभाजन में इतनी त्रासदियां हुई कि भारत का जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ, कि जो हिंदू हैं वो भारत में रहेंगे, जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, धर्म के आधार पर हुआ। लेकिन वहां भी ये देखा गया कि कौन से इलाके में मुसलमान अधिक हैं, कौन से इलाके में हिंदू अधिक है, इस बात को लेकर भी समस्या आई। लेकिन फिर यही देखा गया कि कौन कौन से इलाके हैं जहां मोमडन्स अधिक हैं, उस क्षेत्र को क्या बना दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो भारत उस समय इस तरह से बना था, भारत इस तरह से बना था। और इसमें आप लोग ले सकते हैं कि ये भारत है, और इस भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ। और पाकिस्तान जो बना उस समय, वो पाकिस्तान जो बना उस समय जब भारत बना, तो ये देखा गया कि पाकिस्तान का जो ये इलाका था और ये इलाका था, इन इलाकों में मोमडन्स ज्यादा थे। तो यहां बात करें तो ये पश्चिमी भाग, भारत का पश्चिमी भाग जो था उसको पाकिस्तान बनाया गया, और एक भाग पूर्वी भाग उसको पाकिस्तान बनाया गया। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, भारत के दोनों कोनों में पाकिस्तान। ये कह सकते हो कि भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान का ऑलरेडी विभाजन हो गया। पाकिस्तान के दो पार्ट्स हो गए, एक इधर पड़ा था, एक उस साइड में था। यहां गवर्नमेंट बैठती थी, इस्लामाबाद से जाके यहां शासन किया जाता था। तो दुविधा तो उस समय से शुरू थी। होता क्या है कि 1971 का युद्ध पड़ रहा है। 1971 के युद्ध में जो हुआ था उसमें भारत का उससे कोई लेन देन नहीं था। उस समय जो परिस्थितियां बनी, इसके लिए हम लोगों को ये करना पड़ रहा है। ये आपको पृष्ठभूमि में समझा रहा हूं कि यहाँ पूर्वी भाग में जो था, यहाँ पर बंगाली लोग ज्यादा थे। पूर्वी भाग में बंगाली लोग ज्यादा थे। पाकिस्तान है पूर्वी भाग का, मतलब पूर्वी पाकिस्तान है, वो पश्चिमी पाकिस्तान है। यहां पर बंगाली अधिक थे। बंगाली लोगों को की जो संस्कृति थी उसको उर्दू के जरिए क्या किया गया, कुचला गया। और यहां पर एक नेता थे, मुस्लिम नेता थे, वो बंगाली, वो थे मुजबी रहमान एक नेता थे बंगालियों के। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, और वो आंदोलन था कि हमें इस इलाके को क्या किया जाए, पाकिस्तान से स्वतंत्र किया जाए। तो ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया। तो पश्चिमी भाग की जो सरकार थी, उस सरकार ने इन लोगों के साथ में क्या किया, अत्याचार किया, और इनके साथ में मारपीट शुरू की। सेना ने इनके साथ में इतनी मारपीट की कि उनको जब मारपीट शुरू हुई तो ये लोग भागकर कहां आने लगे, पड़ोस में ही तो जाएंगे। तो पड़ोसी कौन है, भारत है। तो जो भी इलाका मिला भाग भाग के भारत में आने लगे। ऐसे कहते हैं कि उस समय हजारों लोग एक एक दिन में भारत में आने लगे, और इन लोगों को जो भागकर भारत में आने लगे, इनको चकमा शरणार्थी कहा गया। चकमा शरणार्थी। चकमा शरणार्थियों का संबंध किनसे है? आज की स्थिति बात करें तो भारत बांग्लादेश से है चकमा शरणार्थी। ये चकमा शरणार्थी जब भाग भाग के आने लगे, उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा जी ने बात करी किससे, पश्चिमी सरकार से, यानी पाकिस्तान से। बोले भाई इनको रोको आप लोग, ये जो आपके भाग भाग के आ रहे हैं। मानवता के नाते हमने क्या किया, हमारी सीमा के ऊपर टेंट लगा के उनको रहना खाना दिया। तो पाकिस्तान ने उल्टा हम पर दोषारोपण किया, और क्या बोला कि आप हमारे आंतरिक मामलों में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। और हमने क्या किया, अतिथि देवो भव, ऐसा करके हमने उनको रखा। तो ऐसी स्थिति में चकमा शरणार्थियों की संख्या जब बढ़ती चली गई,
तो इस तरह से टकराव पैदा हो गया और स्टार्ट हो गया 1971 का भारत पाक युद्ध। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने हो गई और 1971 में युद्ध शुरू हो गया भारत पाक के बीच। भारत पाक का जो युद्ध हुआ उसके पीछे एक रीजन ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने बहुत टैंक दिए थे लड़ने के लिए, कि भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में आ रहा था, इसलिए उसे रोकने के लिए पाकिस्तान को यह कहा कि अब 65 में तुम लोग हार गए थे लेकिन अब तुम लोग नहीं हारोगे, ये हमारे जो टैंक हैं वो भारतीयों से कभी नहीं टूटेंगे, तो आप लोग इनका यूज करें और भारतीय सेना तहस नहस हो जाएगी। ऐसा हुआ भी ऐसा ही, लेकिन भारत के सैनिकों ने, भारत के पायलटों ने बहुत अच्छे से मतलब इसको संभाला और भारत की वायुसेना को धन्यवाद देना चाहिए कि उसमें जब हमारी सेना पस्त हो रही थी तो उन्होंने हवाई हमले करके हमें विजय दिलाई। इसको अगर आप लोग पूरा देखना चाहें इस घटनाक्रम को कि भारत का विभाजन कैसे हुआ, भारत में गदर कैसे हुआ, तो एक पिक्चर आई थी सनी देओल की, आपने देखा होगा, एड पंप को खड़ा था, तो उस गदर में आप लोग देख सकते हैं, गदर एक प्रेम कथा, उसमें भारत का विभाजन किस तरह से हुआ था, कैसे पाकिस्तान बना था, क्या था, ये सारी चीजें उसमें बताई गई है। बहुत ही दर्दनाक था किस तरह से हमने उस युद्ध को जीता था। तो यहाँ पे भारत पाक का जो युद्ध हुआ उसमें हम लोग विजयी रहे। परिणाम जो निकला वो था अप्रत्याशित परिणाम था जिसके बारे में पाकिस्तान को पता भी नहीं था। क्या क्या परिणाम निकले देखिए। सबसे पहला परिणाम तो ये हुआ कि हम लोग विजय हुए। दूसरी बात ये रही कि भारत के थल सेना अध्यक्ष थे जनरल अरोड़ा, उनके सामने पाकिस्तान के जो थल सेना अध्यक्ष थे नियाजी, उन्होंने क्या किया, समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी सेना सहित हथियार डाल दिए और भारत ने बहुत सारे इलाके पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी, ये जो इलाका था इस इलाके का नाम बदल के ही क्या हो गया, बांग्लादेश। चौथी बात जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान के पूरे भाग का नामो निशान मिटा दिया भारत ने, बहुत खतरनाक तरीके से। जहां पूरी पाकिस्तान है आज इस, अगर आप लोग वहां देखें तो पाकिस्तान नहीं कौन है, एक नया देश खड़ा हो गया बांग्लादेश। और ये बांग्लादेश बनाने वाले इंदिरा जी थे, इसलिए उसे आयरन लेडी कहा जाता है। यहां तक कि बांग्लादेश की मुक्तिदाता भी भारत को कहा जाता है और इंदिरा ने यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस तरह से पाकिस्तान को करारी मुंह ही खानी पड़ी और उस दिन से पाकिस्तान इसको पचा नहीं पा रहा, क्योंकि कैसे पचाएगा जब यहां कश्मीर के लिए लड़ रहा है, वहीं उसका पूरा हिस्सा ही गायब करा दिया। ये थे इंदिरा जी और ये थे 1971 का भारत पाक युद्ध। इस तरह से बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान और भारत में 1971 का युद्ध हुआ। तो ये आपको शायद ये कहानी मैंने इसलिए बताई है क्योंकि यहां से टॉपिक बनता है कि भारत पाक युद्ध होने के पीछे कारण क्या था। तो यहां तो देखिए ये तो कैसा हो रहा है, गृह युद्ध है, किसमें, पाकिस्तान में ही हो रहा है। लेकिन बात कहां से निकल के आई थी, चकमा शरणार्थी से, जब भाग के उधर गए। उसके बाद में आप लोग देखिए उस 1971 के दौरान देश की प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे बीबी गिरी। ये दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है। कब आया, 1971 में। 1971 में जो आपातकाल लगा उसका कारण ये था। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं तीसरी बात, हम बात करें, तीसरी जो बात थी वो थी 1975 का आपातकाल। 1975 में आपातकाल क्यों लगा उसको समझेंगे। इसके लिए हम 1975 का जो आपातकाल है उसको समझने के लिए हम रुक करते हैं अगली क्लास की ओर। अगली क्लास में हम 1975 के आपातकाल को पढ़ेंगे। अभी तक आपने दो स्थितियां देख ली, एक बाहरी आक्रमण देख लिया और एक हमारा जो 1971 का भारत पाक युद्ध था उसको देखा। शायद आपको इस कहानी के जरिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने सुझाव दें। कोई भी आपका इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो मैं अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा।
आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।